नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की टॉप लाइंस पर। वित्त मंत्री सीतारमण बोली, यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कार्बन टैक्स मनमाना, भारत के निर्यात को नुकसान की जताई आशंका। एक दशक में 10 गुना बढ़ी भारत की जैव अर्थव्यवस्था, बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत की 2030 तक बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायो मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक नेता बनने की जताई उम्मीद। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 81,700 के पार और निफ्टी 25,063 पर कारोबार करता आया नजर। तो आज की टॉप लाइन आपने जानी क्या कुछ खास जब बात करते हैं खासतौर से अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं खासतौर से अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की, बाजार की अगर पहले बात हम करें, क्या स्थिति है आप देख सकते हैं 25,189 पे ये कारोबार करता नजर आया हरे निशान के साथ। और इसके साथ साथ सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो शुरुआत में आप देख सकते हैं करीब 286 से ज़्यादा अंकों की जो बढ़त के साथ जो बाजार है उसकी शुरुआत आज हुई है, जिसके बाद 81,753 के पार ये नज़र आ रहा है। और वहीं अगर बात कर ली जाए निफ्टी 50 की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 81 से अधिक अंकों की बढ़त नज़र आ रही है हरे निशान के साथ। 25,063 से ऊपर निफ्टी 50 नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के टॉप गेनर्स की। यहाँ पर हरे निशान के साथ कारोबार होता देखा जा सकता है JSW स्टील, हिंडाल्को, NTPC, LT, VL, जहाँ हरा निशान आप देख पा रहे हैं आज के गेनर्स हैं। और वहीं अगर बात की जाए लॉसर्स की, जहाँ पे लाल निशान के साथ शुरुआती तौर पे जो कारोबार है वो होता नज़र आ रहा है, उस पर भी आइए अब नज़र डाल लेते हैं टॉप गेनर्स के बाद। ये आज के टॉप गेनर्स से जहां पे लगातार हरे निशान के साथ कारोबार हुआ। और टॉप लॉसर्स की अगर बात की जाए आप देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स, इन्फी, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल, ये आज के टॉप लॉसर्स में फिलहाल नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन अमल टाटा का मुंबई में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अभिनेताओं ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने रतन टाटा के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की और परिवार के सदस्य नोएल टाटा से फोन पर बातचीत भी की। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रखा जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आपको बताते हैं रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। 1955 से 1962 तक रतन टाटा ने अमेरिका में रहकर वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। इसके साथ ही आपको बता दें रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। 1962 में उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। साथ ही रतन टाटा ने 1975 में, जैसा मैंने आपको बताया, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम अपना पूरा किया। और खासतौर से 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक वो अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान उनके कार्यकाल में समूह का राजस्व कई गुना बढ़ा, जो 2011-12 में कुल $100 बिलियन से अधिक हो गया। सेवानिवृत्ति के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा भारत और विदेशों में भी विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और JP मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी शामिल थे। भारत सरकार ने 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने अपनी COP21 प्रतिबद्धताओं को तय समय से पहले ही पूरा कर लिया है। नई दिल्ली में FT ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास को सही गति देने के लिए गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के सभी रूपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। At least the mileposts which are before me, 2030, and then thereafter, yes, I'm on track. Because the number of specific achievements which makes me feel that 2030 will be achieved probably well in time, like the way we've done before.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारत जैसे देशों के हितों के खिलाफ है। सीबीएम यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं पर एक कार्बन टैरिफ है जिसमें उत्पादन की कार्बन लागत का खुलासा होना चाहिए। You have unilateral measures like the CBAM, the cross-border adjustment mechanism which is coming, which is going to hurt our industry. I'm not sure whether it is WTO compliant, but we have been told this, well, it could be WTO compliant, but I think it's unilateral. And as a country which has proven its record, and for international agencies to have recognized that India is keeping its commitment and fulfilling it, to have to face unilateral measures like this will be the challenge for which I am not sure how we can foresee, because there's not going to be one, there can be many, but they are unilateral and are not helpful. और वहीं खासतौर से अगर बात की जाए बायो इकोनॉमी की, तो उसको लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था मात्र 10 वर्षों में 13 गुना बढ़ गई है, जिसका श्रेय लगभग 6000 जैव स्टार्टअप के संपन्न तंत्र को जाता है। छठे CIA फार्मा एवं लाइफ साइंसेज शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस गति को बनाए रखने के लिए उद्योग को अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना जारी रखना चाहिए, युवा उद्यमियों का समर्थन करना चाहिए और एक मजबूत स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री भारत की सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के केंद्र के रूप में उभरने की उन्होंने सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि औषधि उत्पादन में अब हम मात्रा के हिसाब से 30 स्थान पर और कीमत के हिसाब से 14वें स्थान पर हैं। विश्व में मरीजों द्वारा ली जाने वाली हर 3 टैबलेट में से एक का निर्माण भारत में होता है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक API के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। PLI योजना जैसी पहल के कारण भारत 2030 तक बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायो मैन्युफैक्चरिंग और जीवन विज्ञान में वैश्विक नेता बनने की दिशा में अग्रसर है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे कैबिनेट के अहम फैसलों के बारे में, जिसमें ना सिर्फ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है और कैसे जो जब हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा वो सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। साथ ही अगर बात की जाए मैरीटाइम की, तो उसको लेकर जो बात कही गई है हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की, तमाम अहम फैसले लिए गए हैं। इसके बारे में आपको हम यहाँ बताएंगे, लेकिन किस तरह का फ़ायदा देखिए इसके ज़रिए होगा। जो सरकार का कहना है कि खासतौर से जो गरीब अन्न कल्याण योजना है, इसके तहत जो फोर्टिफाइड राइस है, जो चावल है, उसका ज़ाहिर तौर पर आपूर्ति जो है 2028 तक जारी रहेगी। और उसके हिसाब से जब हम बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए जो एनीमिया की समस्या है वो दूर होगी और उसी के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि एक तो इससे देखिए चावल की फोर्टिफिकेशन से जो एनीमिया की समस्या है वो दूर होगी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है इसके ज़रिए दूर होती है। और आज भी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है, महिलाओं की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, तो उनमें लगातार एनीमिया की समस्या रही थी, उसको दूर करना होगा। और चावल ही क्यों, क्योंकि देश की करीब 65% जो हमारी आबादी है वो मुख्य भोजन के रूप में चावल का उपयोग करती है और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जो पोषण सुरक्षा है वो इसके ज़रिए सुनिश्चित की जाएगी। कैसे कुपोषण से हम लड़ सकते हैं, इस दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम पहल जो है मानी जा रही है। और इससे देखिए क्या इसका फ़ायदा होगा, बीमारियों पर होने वाला जो खर्च है उसमें कमी आएगी। एनीमिया है, जो अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी कमी रहती है, वो उससे दूर होगी। और इसके साथ साथ गरीब परिवारों की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बजट में बढ़ोतरी से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो ये इसका असर जो है वो नज़र आएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा फैसला लिया गया है उसकी भी हम यहाँ बात करेंगे, कैसे जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो सड़क निर्माण की बात कही जा रही है, कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है, उसके ज़रिए देखिए जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर सरकार का विशेष ध्यान है। अब से पहले इस तरह की स्थिति नहीं होती थी, मान लिया जाता था कि सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सही नहीं होगा किसी भी तरह की संरचना या जो कोई निर्माण कार्य अगर किया जाता है। लेकिन अब जैसे देश के अलग दूसरे हिस्सों में विकास हो रहा है, ऐसे ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हो रहा है। और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से
विकास कार्यों में जो तेज़ी है वो नज़र आएगी, यानी जो विकास कार्य तेज़ी से हो सकेंगे। हम सभी जानते हैं कनेक्टिविटी जो है वो कितनी ज़रूरी है और उसी के ज़रिए सुगमता होगी। अलग अलग क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की हम बात करें, जलापूर्ति जैसी जो सुविधाएं हैं वो और भी ज़्यादा सुलभ होंगी, उनमें सुधार जो है वो नज़र आएगा। और साथ ही साथ इसके ज़रिए जो रोज़गार के अवसर हैं वो हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे और वहीं ग्रामीण आजीविका बढ़ाने में भी इसके ज़रिए मदद जो है मिल सकेगी। तो ये तमाम फ़ायदे हैं जो कि नज़र आने वाले हैं। और अब आइए आगे बढ़ेंगे, खासतौर से बात करेंगे एक और अहम फैसले की। जी हाँ, अगर बात की जाए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेकर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए ये विकसित किया जाएगा। इसको मंजूरी दी गई है कैबिनेट द्वारा और इसको ना सिर्फ जो विकसित करने की जब हम बात कर रहे हैं, इसके ज़रिए आपको बता दें करीब 22,000 से ज़्यादा जो रोज़गार के अवसर हैं वो सृजित होते हुए नज़र आएंगे। यानी जब एनएमएच की जो विकास होगा इसके ज़रिए 22,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी और ख़ासतौर से जो स्थानीय समुदाय हैं या पर्यटकों की बात की जाए और साथ साथ अलग अलग वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। यानी ना अगर हम बात करते हैं शैक्षिक स्तर की बात की जाए, अलग अलग स्तर पर जो उसको यहाँ देखने आएंगे और इसके ज़रिए समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये एक पहल है किस तरीके से जो भारत की विरासत रही है, विकास भी विरासत भी, सरकार का सीधे तौर पर यही कहना है कि इसको एक साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका फ़ायदा देखिए किस तरीके से नज़र आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, रोज़गार की बात की जाए, ये इसके ज़रिए बढ़ता नज़र आएगा। इस पर आगे हम यहाँ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले फ़िलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम से पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और आपको बता दें जिस तरीके से पूरे देश में रतन टाटा के निधन के बाद से शोक की लहर जो है वो नज़र आ रही है और अंतिम दर्शन के लिए इनका जो पार्थिव शरीर है वो करीब 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखा जाएगा। और फिलहाल जो पार्थिव शरीर है वो अब बताया जा रहा था, जो हमें जानकारी मिल रही थी कि अब से कुछ देर बाद ही जो अस्पताल से ले जाया जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम यहाँ बात कर रहे थे कि सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसको लेकर किस तरह का असर नज़र आएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुधींद्र ज्योति सिन्हा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी नीति आयोग से। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं कि कैसे देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात कही जाती है वो किस तरीके से हो रहा है और हर एक जगह वो हमें नज़र आता है, फिर चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों की हम बात करते हैं या इसके साथ साथ हम बात करते हैं उन तमाम क्षेत्रों की जहाँ पे अब से पहले इस तरह की जो पहुँच है वो नहीं हो पाती थी। धन्यवाद, आपने सही कहा। देखिए, सरकार ने प्रारंभ से ही जो है ये निर्णय लिया कि अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक फोकस एरिया रहेगा। इसलिए आप यदि याद रखें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़ रुपया का शुरू में ही जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें करीब 22 इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र, जिसमें से 17 फिजिकल और 5 जो है करीब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबों को एक एकीकृत रूप में जिसको कहें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात की गई। और जब इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू किया गया
तो एक और बुनियादी अप्रोच रखा गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जो इनका विकास किया जाएगा, यह समावेशी होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव होना चाहिए जी। ये इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए इन द सेंस कि देश के वे क्षेत्र जो अभी तक विकास की दिशा में जो है पीछे रह गए हैं, उनको कैचअप कराना है, उनको जल्दी से आगे लेकर के आना है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, उन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा जी। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये जो अगला प्रयास है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वो डेवलप किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये एक नया प्रयास हुआ जी। वास्तव में यदि आप देखिए तो पिछले बजट के पहले ही से जो है ये किया गया कि जो हमारे सीमा के जो क्षेत्र हैं वो जिनको अदरवाइज हम अंतिम गांव मानते थे, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश का प्रथम गांव है। कहने का मतलब उसकी प्राथमिकता जो है काफ़ी ऊपर रहनी चाहिए और उसके बेसिस पर जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया जी। हमारे पास करीब 15,000 किलोमीटर का जो है सीमावर्ती क्षेत्र है जो करीब 7 देशों के साथ जो है वो लगा हुआ है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया गया, लॉन्च किया गया। अब जो है ये नया प्रोग्राम जो है वो पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में जो करीब 2200 से ऊपर किलोमीटर का रोड अवसंरचना बनाया जाएगा, रोड डेवलपमेंट किया जाएगा। यह अपने आप में इसको कहा जाएगा बहुत ही बड़ा एक स्टेप होगा, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाएगा इस इलाके। बिल्कुल सिन्हा साहब, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। हमारे जो दर्शक हैं उनको तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं, रतन टाटा के निधन के बाद से फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो आप देख सकते हैं, उसको ले जाया जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए। नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रखा जाएगा और करीब 10 बजे से 4 बजे तक जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे रतन टाटा के। बात अगर की जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, ना सिर्फ भारतीय उद्योगों में एक नई जान फूंकने के रूप में उनको जाना जाता है और किस तरीके से स्टार्टअप इकोकल्चर की बात की जाए या कैसे आम आदमी तक जो चौपहिया है, जो गाड़ी है, उसको और ज़्यादा पहुंच जो है वो हो सके, इसके लिए जो लगातार प्रयास हैं वो ज़ाहिर तौर पर उन्होंने किए। लेकिन जब देश की हम बात करते हैं कि कैसे जो देश है वो प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, विकास को लेकर आगे चल रहा है, और यहाँ सिन्हा साहब हमें बता रहे थे कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जब ग्रामीण विकास की बात कही जाती है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ कि जो कनेक्टिविटी है, जो खासतौर से जिसको बेहतर बनाने की बात हम लगातार कर रहे हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण और इसका क्या कुछ जो फ़ायदा है वो अर्थव्यवस्था को मिल सकता है? तो इसको इस तरह से समझिए कि यदि अर्थव्यवस्था की रीढ़ आप पूछें क्या है, तो पूंजी के बाद संभवतः सबसे बड़ा जो चीज़ है वो कनेक्टिविटी है जी। कनेक्टिविटी, चाहे वो फिजिकल हो, डिजिटल हो, वो टेलीकॉम का कनेक्टिविटी हो, यह कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। होता क्या है कि जब आप किसी जगह पर एक नया रोड बनाते हैं, रेलवे लाइन सेटअप करते हैं, कोई नया पोर्ट डेवलप करते हैं, तो उसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है जी। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन द सेंस कि जब उसको बनाया जा रहा है तो उस दौरान कुछ रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं, लेकिन यदि उसका एक लंबे समय में आप देखिए क्या असर होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो पूरे देश से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य के नए नए उनको जो है वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं वहाँ तक पहुँच पाती हैं, तो इस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति वहाँ पर हो पाती है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है जी। और ये जो बॉर्डर कनेक्टिविटी की आप जो सीमावर्ती क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ये देखा गया, ये इसको इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ये जो रोड का डेवलपमेंट हो, इसको नेशनल हाईवे के साथ इंटीग्रेट किया जाए जी, जिससे कि कनेक्टिविटी संपूर्ण हो सके। हम चाहते हैं, हमारा प्रयास भी यही है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं उनका समावेशी विकास तभी हो सकता है जब हम उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में तभी जोड़ सकते हैं जब हम उनके लिए एक पूरा कनेक्टिविटी का एंड टू एंड कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म जनरेट करें। इसलिए अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लाता है। डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो उसका होता है
वो अपने आप इनडायरेक्ट पे की अगर ज़्यादा हम बात करें तो जैसे जहाँ अगर सड़क का निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है वहाँ क्या माना जाए, जो खास तौर से जो श्रमिक हैं या उनके लिए जो रोज़गार के अवसर हैं उनको हम इसमें गिन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे कि एक तो हुआ कि उनको सीधा का सीधा अवसर मिल गया जी। जब सड़कें बनेंगी तो उनको वहाँ पर काम मिलेगा। लेकिन एक बात देखिए कि जब उन सड़कों के बगल के जो गांव हैं उनका विकास होने लगेगा, वहाँ मंडी डेवलप कर सकती है, मंडी का विकास होगा, नए स्कूल बनाए जाएंगे, वहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे उनका भविष्य किस प्रकार से नया संवरेगा। ये चीज़ें जो हैं इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। यानी कुछ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ, जब तक वो बना, जब तक मेंटेन किया गया, वो सीधा सीधा वो उसने जो है उस पर अपना प्रभाव किया, और एक लंबे समय में जो है वो उसका एक परोक्ष रूप से और लंबे समय का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि विश्व के जो इतने भी अच्छे देश जिनको हम कहते हैं वे तभी अच्छे हो पाए जब उन्होंने अवसंरचना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा का पूरा अपना फोकस लगाया, और आज भारत भी उस दिशा में आगे पहल दिए हुए। बिल्कुल। और क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है उसकी वजह से हम देखते हैं जो निवेश है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिलता है। बेहतर कनेक्टिविटी को देखकर तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार भारत में निवेश कर रही हैं। बिल्कुल सही, निवेश भी कर रही हैं, और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जिसको बोलते हैं वह भी घटता चला जाता है जी। इससे आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो उत्पाद है, वह रिलेटिवली वह धीरे धीरे जो है उसके प्राइसेस कम होने लगते हैं, उनका दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या डोमेस्टिक मार्केट में भी, देश के बाजार में, वो एक कम्पिटिटिव होने लगता है जी। इसलिए जहाँ जहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जाएंगे आप देखेंगे कि ये हमारा जो उत्पाद है, हमारा जो सामान है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी और उसका जो मूल्य है, जो सही मूल्य वह होने लगेगा, और इससे जो है देश को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि आप फिर विश्व के बाजारों में आसानी के साथ जो है वो आप compete कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से अगर देखें, क्योंकि एक तरह का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए हमारे देश में या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो उस पर भी लगातार सरकार काम कर रही है, उसको लेकर भी हम देखते हैं किस तरीके से जो नीतिगत फैसले हैं वो सरकार ने लिए हैं। तो अगर इन फैसलों की खासतौर से बात की जाए तो उद्देश्य यही है कि जो विकसित भारत की हम बात करते हैं उसमें और गति लाई जा सके। बिल्कुल सही। और विकसित भारत की बात की, जैसा हमने बार बार हम कह रहे हैं, समावेशी चीज़ जी, क्योंकि पिछले बजट में आप देखें तो उन्होंने पहले जो प्रायोरिटी रखा है जी, वो रखा है उन्होंने कि हमारा इस सरकार की प्राथमिकता होगी कि हम जो है इंक्लूसिव ग्रोथ करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें। यदि आप रोड का वहाँ पर अवेलेबिलिटी होता है तो नेचुरली एम्बुलेंसेज आसानी के साथ पहुँच सकती हैं, लोगों को जो है परिचालन में सुविधा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हेल्थ में भी जो है, एजुकेशन में, वाटर सप्लाई में और तमाम तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलता है यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर काफ़ी मदद जो है वो मिल सकती है, और जिस गति के साथ हमारा जो देश है वो विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, सना साहब क्या माना जाए कितनी जल्द ही जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, हमने तो बड़ा क्लियर बना रखा है जी। हमारा जो विज़न है वो 2047 तक जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए जो है पूरी जो एक दिशा निर्देश जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। 2047 तक हमें जो है उस इलाके में कदम रख देना है जी। कई क्षेत्रों में हम बढ़त अभी भी बनाए हुए हैं। इस प्रकार से इसको ऐसे समझा जाए कि पहले जो है हमारे हमेशा जो परिचर्चा होती थी उसमें भारत विकासशील देश है, वहीं से कहानी शुरू होती थी। अब उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो है पूरा अप्रोच जो ये है कि अब एक विकसित भारत की परिकल्पना है, यानी विकसित भारत की तरफ बढ़ता अब ये भारत है, अग्रसर भारत है, और इस दिशा में बढ़ते हुए जो नीतिगत लगातार फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार आपने जाना किस तरीके से जो लाभ है वो नीतिगत फैसलों का मिल रहा है। हर एक वर्ग तक प्रयास यही है कि इसका लाभ हमें मिल पाए। और जैसा कि लगातार आपको हम बता रहे हैं कि जो रतन टाटा के निधन की खबर है उस पर भी लगातार हम बने हुए हैं। आपने देखा था उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए पहुँचा है, और ख़ास तौर से फ़िलहाल जो पार्थिव शरीर है वो पहुँचा है नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में करीब 10 बजे से 4 बजे तक
अंतिम दर्शन के लिए इसको रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। और रतन टाटा के निधन की जब खबर आई तो ना सिर्फ प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की थी, हमने देखा था, और अनगिनत यादों का उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से अनगिनत यादें हैं उनकी। और उसके साथ साथ ना सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि उपराष्ट्रपति ने भी इस पर अपना शोक व्यक्त किया था। रतन टाटा जो कि अपने सादगी और बेहद ही सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता श्यामा जो हैं वो फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, जानना चाहेंगे फ़िलहाल जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जो पार्थिव शरीर है रतन टाटा का वो पहुंचा है अंतिम दर्शन के लिए। जी देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे जो रिस्पेक्ट है पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ में उनके पार्थिव शरीर का जो सफर है वो शुरू हो चुका है उनके घर से। और उनका घर जो है, उनका निवास स्थान है कोलाबा में, मुंबई में स्थित है, जो साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में है। अब वहां से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो कि पॉपुलरली एनसीपीए जाना जाता है। और यहाँ पर क्योंकि जगह काफी है यहाँ पर, तो इसीलिए ये जगह चुना गया है क्योंकि यहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफी संख्या में यहाँ पर आखिरी विदाई देने के लिए रतन टाटा जी को लोग आएंगे। लोगों का जो एक जन सैलाब है वो उमड़ेगा यहाँ पर। और ये भी माना जा रहा है कि जो पॉलिटिकल जगत से या एंटरटेनमेंट जगत से, विभिन्न इंडस्ट्री के जगत से लोग हैं वो आएंगे यहाँ पर। जो दिग्गज जो ऑफिशियल्स हैं या जो ऊंचे पद पर हैं वो यहाँ पर आएंगे और एक अपनी आखिरी विदाई जो है वो देंगे रतन टाटा जी को। और समय बताया गया था 10 बजे से, लेकिन कुछ समय लगेगा और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर पहुंचने में। और 4 बजे तक का समय बताया गया है, 3:30-4 बजे तक में उनके पार्थिव शरीर का जो यहाँ से सफर है वर्ली क्रीमेटोरियम में वो शुरू किया जाएगा। वर्ली क्रीमेटोरियम यहाँ से कुछ दूरी पर है और यही बताया जा रहा है कि जो ये सफर होगा वो भी पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ में होगा। और हमने ये ऐसा नज़ारा पहले भी देखा था जब लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर, उनकी जो एक आखिरी जर्नी थी वो निकली थी, और उसी तरीके का कुछ नज़ारा यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। और वर्ली जो क्रीमेटोरियम है वहाँ पर प्रेयर हॉल में पहले जाएंगे और जो उनकी प्रेयर्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उस हिसाब से रिचुअल्स की जाएगी। और उसके बाद में उनके पार्थिव शरीर को जो एक अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो की जाएगी फुल स्टेट ऑनर्स के साथ में। ये भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज एक दिन का शोक मनाया जा रहा है, यानी कि कोई भी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स यहाँ नहीं होंगे। साथ ही जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जो ट्राई कलर्स हैं वो हाफ मास्क पर फहराए जाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि सीएम की ओर से और कई सारे दूसरे सेक्शंस की ओर से भी ये खबर आई है कि जो उनके प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन या जो भी इनॉग्रेशन थी उसे भी रद्द कर दी गई है। आज के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि रतन टाटा जी को एक श्रद्धांजलि दी जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो आज के दिन पर कोई भी कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम नहीं होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शोक का माहौल पूरी तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है। और जहाँ हम एनसीपीए में हैं यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे लोग, कई सारे विभिन्न टाटा ग्रुप के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप अगर देखें तो इनके पार्थिव शरीर को यहाँ एनसीपी में ले आया गया है और फूलों से पूरा जो सजाया हुआ है वो उनके वैन को, एम्बुलेंस को यहाँ पर ले आए गए हैं। और ये कुछ ही समय में इनके पार्थिव शरीर को यहाँ जो डेजिग्नेटेड जहाँ स्थान है जहाँ रखा जाएगा वहाँ पर वो रखेंगे। और लोगों का आना जो है वो हम आपको जिस तरह बता रहे थे कि टाटा ग्रुप के कई सारे लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब रतन टाटा जी आए और वो उनको एक आखिरी विदाई दे सके।
जी बिल्कुल श्यामा, और ना सिर्फ बतौर उद्योगपति बल्कि जिस तरह से उनका स्वभाव रहा बेहद ही सरल, और उस वजह से भी काफ़ी सराहे जाते रहे लगातार। और जो लोग हैं बतौर प्रेरणा स्रोत उनको मानते हैं, जिस तरीके से उनका पूरा करियर रहा है, किस तरीके से उन्होंने पूरे प्रयास किए, और करीब 1991 से लेकर 2012 तक, जब तक रिटायरमेंट तक, उसके बाद भी हमने देखा लगातार वो काम में लगे रहे। जी देखिए, फिलांथ्रोपिस्ट नहीं कहा जाता था उन्हें। वो अपने जो कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो दे देते थे समाज को वापस, और वो ये भी मानते थे कि सिर्फ लेना ही एक इंसान की जिम्मेदार, एक इंसान की नेचर नहीं हो सकती, प्रकृति नहीं हो सकती। समाज को वापस देना, समाज को सुधारना भी इंसान की जिम्मेदारी होती है, और वही जिम्मेदारी रतन टाटा जी ने बखूबी निभाई। अगर आप देखें तो उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में या इंडस्ट्री जगत में जब तक वो कार्यरत थे, काफी सारे उन्होंने विजनरी डिसीजंस लिए। उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जो जिसने मार्केट को, जिसने इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अगर आप नैनो की बात कर लीजिए, ऐसी गाड़ी, छोटी गाड़ी जो मिडिल क्लास के अपने को पूरा कर सके, उसे लॉन्च करना, इंडिका उसे लॉन्च करना। अगर आप देखें तो सिर्फ एक मोटर में नहीं, अपैरल, जी जाहिर तौर पर सभी में उनका कई ऐसी बातें हैं जिनके लिए लगातार जो लोग हैं वो अरसों तक रतन टाटा को याद रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।